हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, अगर आप पुरानी बाइक लेने की सोच रहे हो या फिर आप ये जानना चाहते हो कि पुरानी बाइक लेने का जो प्रोसीजर है उसमें आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो पुरानी बाइक खरीदने का जो कंप्लीट प्रोसीजर है ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और अक्सर लोग जल्दबाजी में गलत बाइक खरीद लेते हैं और बाद में मेंटेनेंस के नाम पे खर्चा बढ़ जाता है। तो मैंने क्या किया है कि ये जो कंप्लीट प्रोसीजर है पुरानी बाइक खरीदने का, इसे 3 अलग अलग स्टेज में डिवाइड कर दिया है। स्टेज 1 है फिजिकल इंस्पेक्शन। ये जो आप बाइक देख रहे हो, अभी हम इस वीडियो में आगे इस बाइक का फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको पुरानी बाइक में कौन कौन सी चीज़ों को चेक करना चाहिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे स्टेज 2 में, जो कि है राइडिंग इंस्पेक्शन, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको गाड़ी को चलाते वक्त किन किन चीज़ों को चेक करना है। और फाइनली हम लोग चलेंगे स्टेज 3 में, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन, और जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पुरानी बाइक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेना चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या जरूरी चीज़ है जो देखना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। चलिए पहला स्टेज हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फिजिकल इंस्पेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको बाइक को डबल स्टैंड में खड़ा कर देना है ताकि इंस्पेक्शन सही तरह से हो सके। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे बाइक को खड़ी कर रखा है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद सबसे पहले आपको चेक करना है साइलेंसर, क्योंकि साइलेंसर बहुत हद तक हमें ये बता देता है कि बाइक के इंजन का कंडीशन कैसा है। अब देखिए, साइलेंसर को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोशिश करना है कि जो साइलेंसर ये ठंडा हो, और आपको एक उंगली यहाँ पे इस तरह से ले जाके यहाँ पे आपको इस तरह से चेक करना है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको चेक करना है कि किसी तरह का कोई ऑयल तो यहाँ पे नहीं निकल रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे ऑयल दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि जो गाड़ी है उसके इंजन का काम होना है। तो उस तरह के गाड़ी आप नहीं खरीदो, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। आप देख सकते हो कि इस गाड़ी में जो मैंने चेक किया, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ऑयल नहीं है। तो पहली बात तो इस तरह से कि किसी इंजन में कोई भी काम नहीं है। अब इसके बाद आपको साइलेंसर में ही चेक करना है कि किसी तरह का कोई धुआं तो नहीं निकल रहा है, कोई वाइट स्मोक या ब्लैक स्मोक। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो आपको कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपको इंजन को स्टार्ट करना है, और आप देख सकते हो कि इंजन स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपको कुछ रेस देना है। ओके, थ्रॉटल बढ़ाना है, तो मैं आपको बढ़ाइए आप। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि साइलेंसर से किसी भी तरह का धुआं नहीं निकला है। अगर वाइट स्मोक निकले तो आप समझ जाइए कि पिस्टन का काम कराना पड़ेगा आपको, और अगर ब्लैक स्मोक निकले तो आप समझ जाइए कि कार्बोरेटर या फिर हेड वगैरह का काम आपको कराना पड़ेगा। तो अगर आपको साइलेंसर से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो फिर उसके बाद आपको चेक करना है टायर, क्योंकि टायर भी बहुत हद तक हमें बताते हैं कि जो गाड़ी है वो किस तरह से चलाई गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके टायर का कंडीशन। तो देखिए, आप देख सकते हो कि सबसे पहले टायर में आपको चेक करना है कि जो सरफेस है वो कहीं फ्लैट तो नहीं है। फ्लैट है मतलब गाड़ी ज़्यादा चली हुई हो। भले ही ओनर कहे कि गाड़ी कम चला है, लेकिन फ्लैट टायर बहुत हद तक हमें बताते हैं कि गाड़ी ज़्यादा चली है। उसके बाद आपको चेक करना है ये जो ट्रेड्स है, जो ट्रेड्स बने हुए हैं, ये आपको देखना है। अच्छा टायर का निशानी है कि कम से कम यहाँ पे 2 से 3 mm का ट्रेड्स होना चाहिए, वो टायर शेप होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेड्स बढ़िया हैं। और टायर में आपको एक और चीज़ चेक करना है कि जो दोनों टायर है वो किस कंपनी का है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो दोनों टायर है, ओके, तो आप फ्रंट टायर देख सकते हो कि MRF का है, और मैं आपको पीछे का टायर भी दिखाता हूँ एक बार। तो आप पीछे का टायर भी देखो MRF का है, और वहाँ यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो ट्रेड्स वगैरह है वो बहुत ही बढ़िया है, यानी कि टायर का कंडीशन बढ़िया है। अब अगर अलग अलग कंपनी के टायर हो तो आप समझ जाओ कि टायर को चेंज किया गया है। ये 2 वजह से होता है, या तो टायर फ्लैट हो जाए या फिर दूसरा कंडीशन है कि टायर किसी वजह से कट फट जाए। तो आप ओनर से इस बात की संतुष्टि ले लो कि किस वजह से टायर को चेंज किया गया है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको चेक करना है बाइक के शॉकर का कंडीशन क्या है, क्योंकि अक्सर पुरानी बाइक में क्या होता है कि शॉकर में ऑयल का लीकेज होता है। ये आप फिजिकली जब चेक करोगे तो आपको लीकेज दिखाई देगा। तो आप देख लो कि लीकेज नहीं, अगर लीकेज हो तो कहीं ना कहीं आपको बाइक में खर्च करना पड़ेगा जब आप उसे खरीदोगे। वैसे शॉकर सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये जब हम सेकंड स्टेज में गाड़ी को चलाएंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद आपको जाना है सीधा इंजन में।
इंजन में आपको देखना है, सबसे पहले फिजिकली ये देखना है कि किसी तरह का हेड वगैरह से ऑयल का लीकेज तो नहीं हो रहा है, ये आपको चेक कर लेना है। और अगर आप जानना चाहते हो कि इंजन का काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप दो तरीके से भी जान सकते हो। एक आसान तरीका ये है कि आप माउंटिंग्स देखो, जो कंपनी का माउंटिंग होता है वो चूँकि इक्विपमेंट्स वगैरह से फिट होता है, मैनुअली नहीं होता है, तो आप यहाँ पे सारे माउंटिंग्स को अच्छी तरह से चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे पाओगे कि अगर इंजन का काम हो तो कहीं ना कहीं आपको जो बोल्ट्स वगैरह है वो चेंज दिखाई देंगे। इसके बाद आपको सबसे ज़रूरी चेक करना है कि इंजन का जो आवाज़ है वो कैसा है। तो मैं आपको सुनाता हूँ एक बार आवाज़। तो फ्रेंड्स, आपने आवाज़ सुना। अब यहाँ पे गौर आपको ये करना है कि आवाज़ में किसी तरह का एक्सटर्नल जो नॉइज़ होता है, यानी कि जो पिस्टन वगैरह के टकराने का या किसी कंपोनेंट्स का टकराने का आवाज़ तो नहीं आ रहा है, किसी तरह नॉकिंग का आवाज़ तो नहीं आ रहा। अगर उस तरह का आवाज़ है आपको दिखाई दे या सुनाई दे तो आप समझ जाओ कि हो सकता है कि आपको इंजन का काम कराना पड़ेगा। इसके बाद आपको चेक करना है कि बाइक का जो हैंडल बार है उसका कंडीशन क्या है। इसके लिए सबसे पहले आप इस तरह से पुश करके यहाँ पे इसे बाइक के आगे चक्के को आप उठा सकते हो, और उसके बाद आपको इस तरह से इसे रोटेट करके देखना है कि हैंडल बार का कंडीशन क्या है। अब आप देख सकते हो कि ये स्मूथली राइट और लेफ़्ट मुड़ रहा है। अगर इसके जगह में आपको मोड़ते वक्त किसी भी तरह का कट का आवाज़ आए या किसी तरह का रुकावट आए, आप समझ जाओ कि आपको हैंडल का काम कराना पड़ेगा। और अब जब हैंडल चेक कर रहे हो तो उसके साथ ही आप ये जो ब्रेक का लीवर है आप उसे भी चेक कर सकते हो कि ब्रेक लीवर कहीं टूटा हुआ तो नहीं है या स्मूथली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो क्लच लीवर आप इसे भी चेक कर सकते हो कि क्लच जो है वो सही से क्लच लीवर काम कर रहा है कि नहीं। हालांकि क्लच का फंक्शन हम लोग स्टेज 2 में जानेंगे। उसके बाद आप इसी टाइम यहाँ पे स्पीडोमीटर भी चेक कर लो कि स्पीडोमीटर में जो भी है लाइट वगैरह आ कि नहीं रहा है कि नहीं आ रहा, चाहे एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो। उसके साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मैंने न्यूट्रल में कर रखा है तो आपको एन दिखाई दे रहा होगा। बैटरी भी ऑन है तो बैटरी का सिग्नल दिखाई दे रहा है। तो आप इलेक्ट्रिकल्स को भी चेक कर सकते हो, और इलेक्ट्रिकल्स में चेक करने के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बैटरी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बैटरी भी आप एक बार चेक कर लो। बैटरी में बेसिकली आपको ये देखना है कि जो बैटरी है वो जो ओरिजिनल बैटरी है वो यूज़ किया गया है, कोई डुप्लीकेट बैटरी है। हालांकि यहाँ पे कुछ गंदगी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो बैटरी है वो एमेरॉन का यूज़ किया गया है, जो कि कंपनी की तरफ से भेजा गया है। तो आप बैटरी भी चेक कर लो कि कहीं डुप्लीकेट तो यूज़ नहीं किया गया है, या बाद में किसी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं आए। उसके बाद जितने भी आप इलेक्ट्रिकल्स है उसे अच्छी तरह चेक कर लो कि हेडलाइट हो, टेल लाइट हो, वो सब सही से काम कर रहा है कि नहीं। मैं आपको एक बार वो चेक करके बता देता हूँ। देख सकते हो आपकी हेडलाइट काम कर रहा है। उसके बाद एक बार आप और पावर बढ़ा दो, ठीक है। आप देख सकते हो कि दोनों तरह डिम में और हाई पावर दोनों में काम कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ही आपको जो पीछे का लाइट है, टेल लाइट है, वो भी चेक कर लेना है। हालांकि इनमें खर्च कम होता है, लेकिन फिर भी जब आप गाड़ी ले रहे हो तो इन सबको जरूर चेक कर ले। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इंडिकेटर है आप देखो कि वो भी काम कर रहा है। उस तरह से राइट का मैं दिखा देता हूँ आपको। राइट भी आप देख सकते हो कि राइट का भी काम कर रहा है। तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल्स इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप ज़रूर चेक कर ले जब आप पुरानी गाड़ी को ख़रीद रहे हो। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको गाड़ी के इग्निशन को चेक करना है कि स्टार्टिंग में किसी तरह का इशू हो रहा है कि नहीं। इसके लिए आप सबसे पहले सेल्फ चेक कर लो। अगर सेल्फ दिया हुआ है तो आप एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार सेल्फ को स्टार्ट करके देखो कि सेल्फ में किसी तरह का प्रॉब्लम है कि नहीं है। सेल्फ को चेक करने के बाद आप इसी टाइम हॉर्न भी चेक कर सकते हो कि हॉर्न का काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आप सेल्फ और हॉर्न चेक कर लो। उसके बाद अगर किक अवेलेबल है, हालांकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको दिखा देता, तो आप किक का स्टार्ट भी अच्छी तरह चेक कर लो कि स्टार्टिंग में कोई इशू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद आपको चेक करना है कि लॉक सेट जो गाड़ी का है वो कैसा काम कर रहा है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप उसे अच्छी तरह से चेक कर लो। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे जो फ्यूल टैंक का लॉक है आप इसे भी चेक कर लो कि ये सही से स्मूथली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो हैंडल बार का लॉक है आप उसे भी चेक कर लो। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हैंडल बार है वो लॉक नहीं हो रहा है। तो अगर आप गाड़ी खरीदते हो और हैंडल बार लॉक नहीं हो रहा तो फिर आपको खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पूरा लॉक सेट चेंज कराना पड़ेगा। तो आप इसे चेक कर लो। इसके बाद आप एक फिजिकल ओवरव्यू पूरी गाड़ी का ले लो। किसी तरह का कोई चीज़ जो है वो टूटा फूटा तो नहीं है, किसी तरह के स्क्रैचेस, हालांकि स्क्रैचेस हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गाड़ी चलेगी तो स्क्रैच तो लगेगा ही, लेकिन कितना चलिए वो आप अपने हिसाब से वो पूरी अच्छी तरह से सारा ओवरव्यू आगे से पीछे का बढ़िया से आप ले लो। और इसके बाद ये जो हमारा स्टेज 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा चेकअप आप अच्छे तरह से कर लो।
तो फ्रेंड्स इस तरह से आप किसी भी पुरानी बाइक का फिजिकल इंस्पेक्शन अच्छी तरह से कर ले। और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं स्टेज 2 में, जो कि है राइडिंग इंस्पेक्शन। फ्रेंड्स बेसिकली आपको दो जगह पे अपने पुरानी बाइक को चला के देखना है। पहला है वैसा जगह जहां पे खुला हो, हाईवे हो, ताकि आप हाई स्पीड में जो बाइक का परफॉर्मेंस है वो चेक कर सके। और दूसरा है भीड़ भाड़ वाला जगह। तो आइए हम लोग दोनों जगह पे आपको लेके चलते हैं और बताते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स राइडिंग इंस्पेक्शन करते वक्त सबसे पहले आपको बाइक के क्लच और गियर के वर्किंग को अच्छी तरह चेक कर लेना है। आपको क्लच को दबा के गियर को चेंज करना और देखना है कि क्लच को दबाने से गियर के शिफ्टिंग में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब आप क्लच को छोड़ रहे हो गाड़ी को चलाने के लिए, तो गाड़ी बंद हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके बाद आपको गियर को शिफ्ट करना है। आपको एक गियर से स्टार्ट करना है और बाइक में जितना भी गियर हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो हर एक गियर को एक साथ चेंज करना है। पहले एक गियर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से गियर को शिफ्ट करना है। और आपको देखना है कि गियर के शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, गियर फंस रहे हैं, या गाड़ी को पिकअप लेने में गियर चेंज करते वक्त कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब आपको चेक कर लेना है। फ्रेंड्स इसके बाद आपको बाइक के एक्सेलरेशन को चेक करना है। आपको धीरे धीरे 0 से स्टार्ट करना है और गियर चेंज करते हुए अलग अलग गियर रेशियो पे, अलग अलग स्पीड पे गाड़ी को धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ाते जाना है। आपको इस तरफ ये गौर करना है कि जब आप स्पीड को बढ़ा रहे हो तो उस टाइम पे एक्सेलेटर लेने में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो एक्सेलेटर ले रहे हो उस टाइम पे इंजन मिस फायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो झटका है वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फ्रेंड्स हाई स्पीड में जब आप बाइक की टेस्टिंग कर रहे हो उस वक्त आपको इंजन में भी गौर करना है कि इंजन में किसी तरह का वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको झुक के देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गाड़ी चलाओगे तो अगर इंजन वाइब्रेट करेगा तो वो आपको फील हो जाएगा। तो आपको इंजन के वाइब्रेशन में भी ध्यान देना है। फ्रेंड्स इसके बाद आपको बाइक के सस्पेंशन सिस्टम को चेक करना है कि जो शॉकर्स है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और इसका बेस्ट तरीका है कि जो रोड में स्पीड ब्रेकर होते हैं आप वहाँ पे बाइक को लेके जाओ और वहाँ पे टेस्ट करो कि जो शॉकर है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जैसे आप ये वाला टेस्टिंग कर लो स्पीड ब्रेकर वाला, उसके बाद आप शॉकर से ऑयल का लीकेज भी ज़रूर से चेक कर ले। फ्रेंड्स जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाइक की टेस्टिंग करें तो उस टाइम बेसिकली आपको ये चेक करना है कि जब आप कम गियर पे, लो आरपीएम पे गाड़ी को चला रहे हो तो क्या गाड़ी बंद हो जा रही है, या फिर जब आप पूरी तरह से ब्रेक मार के गाड़ी को खड़ा कर दे रहे हो उस टाइम पे गाड़ी का कंडीशन क्या है, क्या गाड़ी बंद हो रही है कि नहीं हो रही है। तो लो स्पीड पर चला के आपको इन सब चीज़ों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में देख लेना है। फ्रेंड्स स्टेज 2 कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं स्टेज 3 में, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ जरूरी है ये बताने के लिए मैं आपको अपने स्टूडियो में लेकर चलता हूं। फ्रेंड्स पहला डॉक्यूमेंट है आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इसका वैलिड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गाड़ी का चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, ये सब कुछ मेंशन हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो गाड़ी आपको बेची जा रही है उसका इंजन नंबर मिला लेना है, उसका जो चेसिस नंबर है वो भी मिला लेना है। क्योंकि कई बार जब एक्सीडेंटल गाड़ी होती है तो वहां पे चेसिस, इंजन वगैरह को चेंज किया जाता है, तो आप पहले तो उसे मिला लो। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है ओनर सीरियल, जो कि आपको 2 दिखाई दे रहा हो, यानी कि जिस बंदे ने सबसे पहले गाड़ी खरीदी उसने अगर दूसरे बंदे को गाड़ी बेची और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ तो यहाँ पे ओनर सीरियल 2 हो जाएगा। फिर दूसरे बंदे ने तीसरे बंदे को बेचा तो 3 हो जाएगा। तो इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि गाड़ी कितनी बार बेची जा चुकी है। तो ये आप जरूर ध्यान दें। और इसके साथ ही यहाँ पे वैलिडिटी भी दी हुई होती है कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो वैलिड है कि नहीं है। अब मैं बता दूं कि अगर मोटरसाइकिल को लोन पे लिया जाएगा तो जो बैंक होता है उसका बैंक का स्टैम्प भी आपको आरसी कॉपी में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अगर बैंक का लोन दिखाई दे तो आपको जो फॉर्म 35 है वो स्टैम्प्ड वे में अपने पास ले लेना है, जो भी आपको गाड़ी बेच रहा है उससे। और उसके साथ ही एक एनओसी सर्टिफिकेट जो कि बैंक के द्वारा होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी ले ले, ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि जो गाड़ी है उसमें अभी किसी तरह का लोन
ड्यू नहीं है। तो ये सब कुछ आपको गौर करना है आरसी कॉपी में। उसके बाद है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। अगर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा तो क्या होता है कि आरटीओ के द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो आप चेक कर लो और देख लो कि जो इंश्योरेंस है वो गाड़ी का किया हुआ है या फिर फेल है। अगर फेल है तो आप बोल सकते हो कि आप मुझे इंश्योरेंस करके दे दो। तो दूसरा हो गया इंश्योरेंस का कॉपी। तीसरा है पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जो कि इस तरह से होता है। अब फ्रेंड्स कहने को तो ये 50 या 100 रुपये में बनता है, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि आप तभी बना सकते हो ये आप जब गाड़ी का जो एग्जॉस्ट होता है, जो साइलेंसर होता है, उससे जो धुआं निकल रहा है, तो जो सरकार के द्वारा जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है उस लेवल से कम उस गाड़ी में से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जितने भी हार्मफुल गैसेस हो वो निकले। अब BS2 गाड़ी का अलग स्टैंडर्ड है, BS3 का अलग है, BS4 BS6 का अलग अलग है। तो मैं आपको बताऊं कि हालांकि ये 50-100 रुपये का ही चीज़ है, लेकिन आपको ले लो, वैलिड PUC होना चाहिए। और अगर PUC वैलिड नहीं है, आप गाड़ी को लेते हो तो फिर बाद में आपको परेशानी ज़्यादा हो जाएगी। अब जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो है सेल्स का रिसिप्ट, यानी कि गाड़ी जब खरीदी गई तो जो सेलर है, जो बायर है, उनका सिग्नेचर वहाँ पे होना चाहिए। ये एक तरह का प्रूफ हो जाता है कि जब गाड़ी को पहली बार डीलरशिप या जहाँ से भी खरीदा गया तो वो एक लीगल वे में खरीदा गया था, गाड़ी चोरी की नहीं है। तो आप सेल्स रिसिप्ट भी ज़रूर ले लो। अब अगला जो पाँचवा डॉक्यूमेंट है वो है रोड टैक्स का सर्टिफिकेट, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको आरटीओ में जमा भी करना पड़ेगा। और जब आप गाड़ी आगे जाके आप बेचोगे तो उस टाइम पे आप ये काम आएगा, और जब आप गाड़ी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करोगे तब भी ये काम आएगा। तो रोड टैक्स सर्टिफिकेट भी आप जरूर से ले ले। अगला जो छठा डॉक्यूमेंट है वो है ट्रांसफ़र डीड, या हम लोग बोल सकते हैं बिक्री पर्च, जो कि कुछ इस तरह से होता है। अब फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो सेलर है उसका नाम एड्रेस वगैरह होता है, जो बायर है उसका नाम एड्रेस होता है, जो गाड़ी को बेचा जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ये सब कुछ मेंशन होता है। सेलर का सिग्नेचर होता है, बायर का सिग्नेचर होता है, और इस तरह से ये मालूम चल जाता है कि जो सेलर है वो ये कह रहा है कि गाड़ी हम बायर को बेच रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और आगे से जो लीगल वे में जो गाड़ी की जिम्मेदारी होगी वो बायर की होगी। तो ये छठा डॉक्यूमेंट है। और मैं आपको बता दूं कि जब आरटीओ में दोबारा आप री रजिस्ट्रेशन कराओगे या नाम का ट्रांसफ़र कराओगे तो उस टाइम पर आपको ये 6 के 6 डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होता है। तो ये तो बात होगी डॉक्यूमेंट्स की। इसके साथ ही आपको कुछ फॉर्म्स है वो भी जमा करने होते हैं, जो कि है फॉर्म 28, फॉर्म 29, फॉर्म 30। अब जो फॉर्म 20 है वो बेसिकली एक NOC सर्टिफिकेट का फॉर्म है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का फॉर्म है, और सेलर के द्वारा इसका 3 कॉपी आरटीओ में जमा करना होता है। नेक्स्ट है फॉर्म 29, और बेसिकली जो फॉर्म 29 है वो है जो कि ये बताता है कि जो मोटरसाइकिल का ओनरशिप है उसको ट्रांसफ़र करने का ये एक तरह से नोटिस होता है, और इसका 2 कॉपी सेलर के द्वारा जमा करना होता है आरटीओ में। और मैं आपको बता दूं जो फॉर्म 30 है वो मोटरसाइकिल के ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने का जो रिपोर्ट है वो होता है। बेसिकली जो फॉर्म 30 होता है वो जो फॉर्म 29 जमा किया गया है नोटिस के तौर पे उसके कंफर्मेशन के लिए होता है, और इसकी भी 2 कॉपी सेलर के द्वारा जमा करनी होती है। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो कि आप ध्यान दो और जब आप सेकंड हैंड गाड़ी या पुरानी गाड़ी खरीद रहे हो। तो फ्रेंड्स ये थे पुरानी बाइक को खरीदने का 3 अलग अलग डिफरेंट स्टेज, और मैंने कोशिश किया कि आपको जितना ज़्यादा हो सके पुरानी बाइक के बारे में डिटेल में बताऊं इस वीडियो में। आई एम श्योर इस वीडियो से आपको हेल्प होगा, और अगली बार जब आप पुरानी बाइक खरीदोगे तो इन सारी ही चीज़ों का ध्यान में रखोगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।